हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ये बहुत लंबा चैप्टर है, बल्कि 8 से 9th में आते हो, 9th से 10th में आते हो, चैप्टर्स बड़े होते जा रहे हैं। So obviously I have divided this chapter into 4 parts. I think अगले पार्ट में we will be able to complete the chapter. फिर हम NCERT questions करेंगे, important questions करेंगे, and ये होगा हमारा सिलसिला। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Now before we start, people who do not know me, मैं हूँ आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर एट वेदांतु सुरभि गुप्ता। मैंने अपना बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। मेरी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट चाहिए तो इसी चैनल के एक वाईटी शॉर्ट में अटैच्ड है, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम आपके कितने हैं, आप कौन होते हैं पढ़ाने वाले। तो भाई ये है हमारी क्वालिफिकेशंस, राइट। सो लेट्स बिगिन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। गाइस थम्स अप में देख रही हूँ ना, आप लोग बहुत कम दे रहे हो, मतलब दे दो, वहाँ पर थम्स अप का ऑप्शन है, क्लिक ही तो करना है, अच्छा है दे दो, है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी न्यू वीडियोस, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो शुरू करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, लेक्चर 3 L1, जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो L1 जिसमें हमने नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। L2 जिसमें वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट न्यू कॉन्जर्वेटिज्म। कुछ याद आ रहा है न्यू कॉन्जर्वेटिज्म क्या होता है, फिर किस तरीके से प्रभु कंट्रीज ने जो है प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ने जो है नेपोलियन को हराया था, एंड देन हाउ यू नो अल्टीमेटली रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, गुसीपी, मजीनी, सीक्रेट सोसाइटीज, इस पे हम लोगों ने पूरे लास्ट सेशन को एंड किया। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर को कि भाई मतलब आपको स्टोरी समझ आ गई। एक जगह है आपके कॉन्जर्वेटिव्स, विलन, फिर नए हीरोज आ रहे हैं क्रांतिकारी, और ये जो हीरोज है ये मिडिल क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, लिबरल क्लास है, कमर्शियल क्लास है, इन सब बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं, जो एजुकेटेड है, प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स है, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं नेशन स्टेट, जो हटाना चाहते हैं राजपाट, राजा, मोनार्की, एब्सोल्यूट अथॉरिटी को यू नो इस यूरोप से हटाना चाहते हैं, एंड दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर नेशन स्टेट। ठीक है, दैट इज देयर एम। तो अब हम इसी बात से आगे कहानी पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली क्रांतिकारी आ गए हैं, तो अगला पार्ट होगा क्रांति कहाँ हुई, कैसे हुई। तो ये जो क्रांति का पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1830 टू 1848। इन 18 सालों में बहुत सारी क्रांति आती है, बट 3 मेजर रेवोल्यूशन जो आए हैं वो पहले आया है फ्रांस में, फिर बेल्जियम में और फिर ग्रीस में। तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रांस में सबसे पहले आता है आपका जुलाई रेवोल्यूशन, राइट। आपको पता है कि फ्रांस में पेरिस में फ्रांस जुलाई 1830 में जब लिबरल रेवोल्यूशन आता है तो कॉन्जर्वेटिव्स को हरा दिया जाता है, बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया जाता है और एस्टैब्लिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, मोनार्क रहेगा, राजा रहेगा, लेकिन अब उसकी जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगी। इंस्टेड उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बांध दिया जाएगा, उसको जो है रूल करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों ने बनाया है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो लुई फिलिप को हेड पे रखते हुए France in 1830 is established as a constitutional monarchy after the July Revolution. याद हो गया। अब ड्यूक मेटरनिच जो है, आपको याद है कॉन्जर्वेटिव थे, ट्रीटी ऑफ वियना इन्होंने ही होस्ट किया था। इन्होंने बोला कि जब फ्रांस को छींक आती है ना तो सिर्फ फ्रांस को ठंड नहीं लगती, पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जब फ्रांस में कुछ होता है, कोई रेवोल्यूशन आता है, तो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहता, यूरोप के बाकी सारे कंट्रीज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। कसौटी जिंदगी की, आपको पता नहीं पता, भी एक सीरियल आता था उसमें मेन कैरेक्टर प्रेरणा थी, ठीक है, मिस्टर बजाज।
अगर देखते हो थे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एनीवेज कमिंग बैक, तो जब फ्रांस को छींक आती थी तो बहुत सारे और देशों को यूरोप की प्रेरणा मिलती थी कि भैया हम भी क्रांति लाएंगे, हम भी एक नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करेंगे। तो ड्यूक मेटरनिच ने बोला कि फ्रांस ही है मेजर कल्प्रिट, है ना, इसको छींक आती है, पूरे यूरोप में ठंड लग जाती है। और क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन, लिबरल रेवोल्यूशन हुआ, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। तो अगला रेवोल्यूशन हुआ बेल्जियम में, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक लाइन आपको याद करनी है कि जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से बेल्जियम जो है वो एम्पायर, जो नीदरलैंड का एम्पायर था, उससे सेपरेट हो गया, ठीक है, ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। नाउ गाइस, ग्रीस जो ऐसा कंट्री है, बोला जाता है इट हैड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सभ्य था, सबसे पहले वहीं पर लोग जो है सेटल डाउन हुए थे, एक वे ऑफ लाइफ शुरू हुआ था वहीं पर, वहीं नए नए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हुए थे। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैसे वहां ग्रीस सिविलाइजेशन है यूरोप का। अब ग्रीस सिविलाइजेशन जो है उसको बोला जाता है क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल होता है पालना, जब बच्चे को जो है पाला जाता है, उसको वहां बच्चा पैदा होते ही वहां रखा जाता है। तो जहां सिविलाइजेशन, सभ्यता पैदा होके बड़ी हुई थी, है ना, वो पालना जो है वो ग्रीस है। समझ गए, इतना समझ गए। अब इस पॉइंट पे आके ग्रीस जो है इट वाज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये क्या है, ये है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन जो है वो एक इस्लामिक एम्पायर था जिसको रूल करता था खलीफा, ठीक है। और ये ऑटोमन एम्पायर में ये वाला जो पार्ट है ऑटोमन एम्पायर का, यहाँ आपको दिख रहा है, ये है ग्रीस। ग्रीस का कैपिटल आज है एथेंस, है ना। तो ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर व्हिच वाज एन इस्लामिक एम्पायर। तो यूरोप में ऐसे काफी सारे लोग थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि यार इस्लाम और ग्रीस हुआ यूरोपियन क्रिश्चियन, है ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये इस्लामिक सभ्यता जो है, जो ग्रीस है, उसको डोमिनेट कर रहा है। तो काफी सारे यूरोप में नेशनलिस्ट जो थे, जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो ये मानते थे कि ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाना चाहिए, अपना खुद का राष्ट्र एस्टैब्लिश करना चाहिए। ग्रीस के लोग जो नेशनलिस्ट थे, उनको यूरोप के काफी और सब नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। बहुत सारे पोएट्स और आर्टिस्ट भी बोलते थे कि हाँ, ग्रीस जो है दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। एक इंग्लिश पोएट थे हमारे, ये वाला मेरा भी एक थंबनेल है। So I was inspired by Lord Byron. Click a screenshot. तो लॉर्ड बायरन जो थे, he was इंग्लिश पोएट जिन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे, बेचारे गए भी थे ग्रीस के लिए लड़ने, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फीवर हो जाता है और वो ग्रीस की इंडिपेंडेंस देखने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। बट ग्रीस की इतनी लंबी लड़ाई के बाद फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी मतलब समझौता होता है ऑटोमन एम्पायर के साथ। ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होती है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है ग्रीस में, इन 1832, जिसके अंतर्गत ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाता है and it establishes itself as a nation state, as an independent state, ठीक है। तो आपका पहला रेवोल्यूशन हुआ जुलाई रेवोल्यूशन, फ्रांस 1830, फिर आपका बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ, फिर ग्रीस में रेवोल्यूशन होता है आपका 1832 में, ठीक है। 3 रेवोल्यूशन होगा, एज ऑफ रेवोल्यूशन अभी शुरू ही हुई है, 1830 से 1848 तक चलेगी, तो अभी शुरू हुई है। अब हम आते हैं रोमांस पे, बहुत पढ़ाई हो गई, बातें करते हैं हम रोमांस की। कौन नहीं चाहता कि हमारे साथ हमारे एक लाइफ में एक पार्टनर हो। आपको लग रहा है ऐसी बकवास करेंगे आपकी सुरभि मैम, कुछ भी सच में तो नहीं लग रहा हम टीवी सीरियल में, नहीं, हम अलग टाइप की रोमांटिक इमेजिनेशन की बात करने वाले हैं। तो गाइस, जब लोग बात कर रहे थे लड़ाई झगड़े की, मोनार्की से लड़ो, अपना नेशन स्टेट एस्टैब्लिश करो वगैरह वगैरह, तब कुछ लोग थे, कुछ ऐसे पोएट्स आर्टिस्ट इमर्ज हो रहे थे जो बोल रहे थे कि देखो, राष्ट्रवाद की जो भावना है सिर्फ तलवार और वेपन्स के थ्रू आप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। किसी को गोली के नोक पे रख के बोलोगे लव इंडिया बोल तो देगा, बट प्यार नहीं जागृत होगा। प्यार कैसे जागृत होता है अपने देश के लिए? जब हम मस्त सी कोई रोमांटिक हो, गॉड, पेट्रियोटिक मूवी देखते हैं, जब हम लोग नेशनल एंथम सुनते हैं, है ना, तब वी फील एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक। तो वैसे ही काफी सारे कुछ लोग इमर्ज होने लगे थे जिन्होंने बोला कि सिर्फ टेरिटरी बढ़ाने से, वॉर पे जाने से राष्ट्रवाद की भावना नहीं लोगों में फैलेगी, स्पेशली इलिटरेट लोगों में। बहुत जरूरी है कि हम आर्ट, जैसे फ्लैग हो गया, पेंटिंग्स हो गई, पोएट्री, कहानियां, म्यूजिक के थ्रू ये जो नेशन वाली फीलिंग है ये लोगों में फैलाएं।
राइट ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिस आइडियोलॉजी इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म, जैसे कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, एक और आया रोमांटिसिज्म, नॉट द रोमांस दैट यू वांटेड but the romance, not the romance that you will get, but the romance that you deserve today is romanticism of class 10. आगे बड़े ही दुख के साथ बढ़ते हुए, आपके लिए दुख, मेरे लाइफ में है रोमांस, ठीक है। रोमांटिसिज्म की बात अगर हम करें तो आज ऐसे इट्स एन आइडियोलॉजी, एक स्कूल ऑफ थॉट जो ये मानता था कि राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ लड़ाई से नहीं आएगी, म्यूजिक और डांस से आएगी। ऐसे जो थिंकर्स हैं ये साइंस को, रीजन को, का ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे हर चीज दिमाग से नहीं होती, साइंस से नहीं होती, दिल से भी होती है, इमोशन से होती है, इंट्यूशन से होती है, मिस्टिकल फीलिंग्स, जिसको जिस फीलिंग को हम कोई नाम नहीं दे सकते, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो प्यार है। बट यहाँ पर राष्ट्र के प्यार के बारे में बात हो रही है, ठीक है। So these were the romantics who believed that they criticized glorification of reason and science and instead they focused on emotions, intuition and mystical feelings. कितना सैड है ना, क्या पढ़ रहे हैं, जो लिखा है वो हम भी सोचते हैं, बट जिसके लिए लिखा है वो तो नहीं सोचा होगा, राष्ट्र के लिए, ठीक है। सो देयर एफर्ट क्या था, उनका मेन एम था, देखो यार अगर राष्ट्र, लेट्स से मिडिल क्लास को राष्ट्र बनाना है, नेशन स्टेट बनाना है, खुद अकेले बनाना आसान नहीं है। ठीक है आपने मोनार्की को बैन भी कर दिया, बट उस नेशन स्टेट को साथ में रखने के लिए कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब ब्रिटिशर्स को हमने भगा दिया, ऐसा हो सकता था कि इंडिया अलग अलग टुकड़ों में बट जाए, पॉसिबल था, बल्कि बहुत सारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने यही लिखा था, इंडिया कैन नॉट एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज वन नेशन स्टेट वन डेमोक्रेसी, अगले 50 साल में ही टूट जाएगी। बट वी प्रूव देम रॉन्ग, क्योंकि हमने कॉमन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की, यू नो वी ब्रॉट दैट कल्चर अमंगस्ट आवरसेल्व्स दैट वी आर वन, राइट। तो ये लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक कॉमन कल्चरल पास्ट हो हमारा, एक तरीके का हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, एक हेरिटेज हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अब हम 2-3 रोमांटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला शाहरुख खान, नहीं, अलग टाइप के रोमांटिक्स है। पहला है जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। डिड यू हियर दैट जोहान गॉटफ्राइड, ये है उनका नाम, ठीक है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, राइट। तो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने 2 कॉन्सेप्ट्स दिए थे। पहला था, वो जर्मन थे, तो 2 जर्मन कॉन्सेप्ट्स दिए थे उन्होंने, दास वॉक और वॉलगाइस्ट। दास वॉक का मतलब है कि जो असली जर्मन कल्चर है वो कहीं और नहीं पाई जाएगी, जुपिटर में या मार्स में, वो जर्मन लोगों के अंतर्गत भीतर आपस में जो बातें करते हैं उसमें ही पाई जाएगी। The real German culture is the culture of the common people. Common people का मतलब है Das Volk, right? Das Volk, common people, right? तो जिसको आम आदमी बोलते हैं हिंदी में, right? तो it's like saying कि इन भारत का असली कल्चर उनके गांव में बसा है, तो ये वही बात कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वॉलगाइस्ट का। उन्होंने बोला कि अल्टीमेटली अगर आपको नेशन और राष्ट्र की बात करनी है तो तभी वॉलगाइस्ट, यू नो, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जो आत्मा है उसको वॉलगाइस्ट वो बुला रहे हैं। राष्ट्र की आत्मा तभी पॉपुलराइज होगी अगर हम यूज करते हैं फोक पोएट्री, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, राइट। तो उनके हिसाब से अगर हम फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स इसको प्रमोट करें, इसको प्रिजर्व करें, उसी से राष्ट्रवाद की भावना, एक कॉमन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होगी। समझ गए? इतना आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं बस। दास वॉक मतलब कॉमन पीपल, रियल कल्चर लाइज इन द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। वॉलगाइस्ट का मतलब है कि जो आत्मा है किसी भी राष्ट्र की उसको हम पॉपुलराइज कर सकते हैं, स्पिरिट को हम पॉपुलराइज कर सकते हैं थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस, राइट। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड लोकल फोकलोर। रोमांटिसिज्म में ही बहुत ज्यादा ये जो रोमांटिसिज्म का एक यू नो वेव चला था यूरोप में, उसमें काफी ज्यादा फोकस वर्नाक्युलर लैंग्वेज पे भी था, मतलब लोकल लैंग्वेज। मतलब अगर आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो तो ये नहीं कि फ्रेंच में कर रहे हो, लोकल लैंग्वेज को यूज करो। क्यों? क्योंकि एक उससे जो है एंशिएंट एक स्पिरिट एस्टैब्लिश होती है, एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, है ना। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर आप ये राष्ट्रवाद की भावना लाना चाहते हो, कॉमन आइडेंटिटी की भावना लाना चाहते हो, वो इलिटरेट है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो ऐसे लोगों तक यही भाषा जो है उनके दिल को छुएगी, उनके दिल तक पहुंचेगी,
राइट, एंड बात सच है। आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, जब आप इंग्लिश मूवी देखते हैं ठीक है थोड़ा बहुत आंसू आ जाता है, बट वही डायलॉग्स हिंदी में कोई इमोशनली अपना हीरो जो है बोल रहा होता है, आपका तेलुगु तमिल जो भी लैंग्वेज है, यू सडनली फील टच्ड। तो लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसको समझने के लिए हाउ इंपॉर्टेंट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन नेशनलिज्म इज वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड की अगर बात करें, अगर आपको याद है कि ट्रीटी ऑफ वियना में रशिया को पोलैंड का एक बहुत बड़ा, पोलैंड का बहुत बड़ा पार्ट दिया गया था, एंड मतलब एक तरीके से पार समझ लो, PAR, पार was given, P for par was given, P for Poland, P is Prussia, right, A is Austria and R is Russia। मेजर पार्ट ऑफ पोलैंड जो है रशिया को दिया गया था। तो कैरल क्रुपुन्स्की जो मतलब ऑब्वियसली पोलैंड में भी लैंग्वेज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पोलैंड में इवन दो टेरिटरी काफी ज्यादा डिवाइडेड थी, पोलैंड नाम का कंट्री नहीं है यहाँ पर, आपस में बांट दिया गया इन लोगों ने, तो उसमें वहां पर राष्ट्रवाद की भावना कैसी लाई गई? थ्रू लैंग्वेज। कैरल क्रुपुन्स्की who was born in Poland, this is the guy, right, इन्होंने बोला कि पोलैंड में हम लोग पोलैंड मतलब पोलिश लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आएगी थ्रू ओपेरा, थ्रू म्यूजिक, फोक डांसेस जैसे पोलोनेज और मजुरका, ये सब करने में लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आएगी। लैंग्वेज ने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे मैंने आपको बोला मेजर पार्ट ऑफ पोलैंड रशिया डोमिनेटेड था, तो वहां पर पोलिश लैंग्वेज को रशिया ने बैन कर दिया था। आप कुछ बैन किया जाए और आप वो करो तो आप क्रांतिकारी बन गए। जैसे लाइब्रेरी में 2-3 बुक्स ना बैंड होती है, अलाउड, जैसे मुझे याद है मैं जब स्कूल में थी तो गॉडफादर एक बुक थी जो अलाउड नहीं थी ले जाना, तो बेटा सबको वही बुक पढ़नी है, और वो बुक हो जाता था सिंबल ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड अथॉरिटी, है ना। और मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी तो हैरी पॉटर भी अलाउड नहीं था, क्योंकि हैरी पॉटर कह रहे हैं कि हैरी पॉटर में जादू है, पर क्रिश्चियनिटी में होता है कि सिर्फ भगवान पे जादू है, तो दे वुड नॉट अलाउ अस टू रीड हैरी पॉटर। तो भैया हम तो जाके वही बुक पढ़ते थे, हम अथॉरिटी के अगेंस्ट लड़ेंगे, राइट। तो वैसे ही अगर आपको रशियन इम्पोजिशन के अगेंस्ट पोलिश लोगों को लड़ना था, पोलिश को अपनी खुद की कंट्री बनानी थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने पोलिश लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दिया, जो बैंड था, जो रशिया ने बैन कर दिया था, राइट। तो लैंग्वेज वाज यूज्ड एज अ टूल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, रशिया के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह लैंग्वेज यूज की गई। पोलिश जो है बहुत सारे चर्च और रिलीजियस गैदरिंग्स में यूज की गई। जो पोलिश ओरिजिनल पोलिश प्रीस्ट्स थे, उन्होंने पोलिश में अपना प्रवचन देना शुरू कर दिया, अपना पूरा स्पीच देनी शुरू कर दी, प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। तो काफी सारे चर्च वाले लोगों, चर्च खाली हो गए, सारे चर्च के लोगों को लेके जेल में डाल दिया रशिया ने। बट दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट रशिया। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो गाइज अब आप समझ गए अभी तक कितने सारे रिबेलियंस हो गए, राइट। फिर वी टॉक्ड अबाउट रोमांटिसिज्म ऑल्सो, है ना। अब हम आते हैं अगला मेजर रिबेलियन पे, रिवोल्ट पे, एंड वो होता है रिवोल्ट ऑफ द पुअर, हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट। जब लोगों को आप रखते हो भूखा, तो फिर लोग जरूर आएंगे सड़क पे और लोग जरूर क्रांति करेंगे, है ना। इसीलिए सबसे मेजर चीज जब भी इलेक्शन होते हैं लोग इसी के बारे में बात करते हैं, प्राइसेस राइज। चाहे कितने भी आगे 25th सेंचुरी में भी चले जाए ना, तब भी प्राइस राइज, कितनी महंगाई है, ये मेजर इशू होगा इलेक्शन का, है ना। तो एनीवेज वापस आते हैं। तो गाइस जब हम 1830s को आते हैं, जब ग्रीस में ग्रीस में इंडिपेंडेंस हो रहा था, जब फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की गई, उस टाइम यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी। इकोनॉमिक हार्डशिप का क्या मतलब? यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग जो है उन्होंने काफ़ी सारे बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए थे। इतनी पॉपुलेशन तो बढ़ी थी पर जॉब्स नहीं थी। अब जॉब्स नहीं होंगी तो ऑब्वियसली लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोजगार होंगे। बेरोजगार नहीं होंगे तो उनको अपनी सैलरी, अपने वेजेस नहीं मिलेंगे, अपना पेट नहीं भर पाएंगे, मकान नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा। बहुत सारे लोग गांव से जो है सिटी शहर आने लगे सोच के कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलती नहीं थी और बहुत कंजेस्टेड झुग्गी झोपड़ी स्लम में उनको रहना पड़ता था।
तो ये थी इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ यूरोप। आपको आज यूरोप काफी डेवलप्ड दिखता है, पर अगर आप 1830s में टाइम ट्रैवल करके जाओगे तो इतना बदतर दिखेगा, चूहे हर जगह, गंदगी हर जगह, लोग मर रहे हैं बीमारियों से, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों में एक और चीज आ गई थी लोगों की जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद करने के लिए, एंड वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप कहोगे मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अच्छा था, मिडिल क्लास है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, हाँ, पर हम यहाँ पुअर लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जो इंडस्ट्रीज थी वो चीप मशीन मेड गुड्स रिलीज करती थी, तो काफी सारे छोटे प्रोड्यूसर्स जो गांव में चीजें प्रोड्यूस करते थे, स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपड़े, वो बहुत सफर किए, क्योंकि अब लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स कम खरीदने लग गए, लोग मशीन मेड प्रोडक्ट्स खरीदने लग गए। तो ये जो छोटे हैंड क्राफ्ट, जो हैंड से सामान बनाते थे, टेक्सटाइल बनाते थे, उनकी बैंड बज गई, है ना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट विद मशीन मेड चीप गुड्स। सेकेंड इज कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ यूरोप में, स्पेशली सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में, अभी भी फार्मर्स थे जो फ्यूडल ड्यूज और फ्यूडल एक तरीके से सिस्टम के अंदर दबे हुए थे। अभी तक उनको जो है फ्रीडम, इक्वलिटी नहीं मिली थी, उनको अपने लैंडलॉर्ड और जमींदार के अंडर फ्री में काम करना पड़ता था। अब इस सिचुएशन में बैड हार्वेस्ट भी हो गई। बैड हार्वेस्ट मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से अच्छा खाना, अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हुआ, वैसे ही खाने की कमी थी, और ज्यादा खाने की कमी होने लग गई, तो लोग फूड प्राइसेस बढ़ गए। जब खाना कम होगा और पॉपुलेशन ज्यादा है तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे फूड के। याद है 9th में पढ़ा था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, कुछ नहीं होता अगर याद नहीं है, तो खाने के दाम बढ़ गए। अब सोचो, लोगों पे पैसा नहीं है, लोगों पे नौकरी नहीं है, लोगों पे कपड़ा नहीं है, लोगों पे मकान नहीं है, अब प्राइसेस खाने के बढ़ गए तो लोगों पे खाना भी नहीं है ना। एंड दिस लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। पॉपरिज्म मतलब पॉवर्टी, मतलब आपके खरीदने की क्षमता, है ना। पॉपर जब आप बन जाते हो, पॉपर फ्रॉम रिचेस टू पॉपर, मतलब अब आप में खरीदने की क्षमता ही नहीं रही। पहले 100 रुपए में आप एक ब्रेड खरीद पाते थे, अब ब्रेड के प्राइसेस इतने बढ़ गए कि 100 रुपए में ब्रेड का पैकेट छोड़ो, एक ब्रेड भी नहीं मिल रही आपको, तो आप पॉपर बन गए, पॉपरिज्म फैल गया, ठीक है। अब जब ना घर, ना पैसा, ना मकान, तो क्या होगा, तो लोग परेशान हो गए एंड वो सड़क पे आ गए, एंड सड़क पे आके उन्होंने भयंकर रिवोल्ट और रिबेलियन करना शुरू कर दिया। अब जो लुई फिलिप थे, जो राजा थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई थी ना फ्रांस में, वो डर गए। उन्होंने कहा लुई 16 को जिस तरीके से उनका गला काटा था, मेरा भी गला कटने वाला है, एंड ही फ्लीड, है ना, वो भाग गए। एंड उसके बाद नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश की गई। याद है नेशनल असेंबली थी फ्रांस में, उसी नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एस्टैब्लिश किया एज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक होता है जब आपका हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है। अभी तक हेड ऑफ स्टेट क्या था? राजा था। अब हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होगा, लोग उसको इलेक्ट करेंगे, एंड सारे मेंबर्स को, इवन पीपल हु डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी, पुअर लोगों को भी राइट टू वोट दिया गया, हु आर अबव द एज ऑफ 21। तो पुअर का रिवोल्ट का इंपैक्ट ये था। राइट टू वर्क सबको दिया गया कि नो मैटर व्हाट, सबको काम दिया जाएगा, सबको आमदनी दी जाएगी, वेजेस दिए जाएंगे। नेशनल वर्कशॉप्स लगाए गए टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। तो एक तरीके से ये रिवोल्ट ऑफ द पुअर सक्सेसफुल रहा, है ना। इसीलिए गाइस, गरीब की आवाज भी बहुत स्ट्रांग होती है जब वो साथ में मुट्ठी की तरह आते हैं, मुट्ठी बोलते हैं ना इसको, राइट। तो राजा भी भाग जाता है अपनी गद्दी से, है ना। सो दिस इज 1848। तो 1830 आपका फ्रांस में लिबरल रेवोल्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश होती है। 1832 ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। फिर हम आते हैं 1848 में, ईयर ऑफ हार्डशिप, पुअर रिबेलियन, पुअर का रेवोल्यूशन, एंड फ्रांस को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है एज अ रिपब्लिक। साथ साथ नोट्स बनाते रहो, अलग नोट मेकिंग भी करेंगे हम कुछ टाइम में, लेकिन साथ साथ बनाओगे तो आपको मजा आएगा, समझ आएगा, है ना। अब किस और भी जैसे यूरोप तो बहुत बड़ा है, और भी छोटे छोटे 1848 में रिवोल्ट्स हुए थे। आपकी बुक में एक जैसे बोला जाता है ना, एग्जाम्पल दिया है आपको पुअर के रिवोल्ट का, विच इज द रिवोल्ट बाय सिलेसियन वीवर्स इन 1845। छोटी सी जगह सिलेसिया यूरोप में, वहां पर एक रिवोल्ट हुआ था। क्या हुआ था? तो ये आपकी बुक में सोर्स है, सोर्स पे भी क्वेश्चन आएंगे। क्या है? A large crowd of weavers reached the house of the contractor and demanded higher wages. जो वीवर्स है, जो हाथ से जो है कपड़ा को वीव करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के घर जाके
डिमांड करते हैं कि हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, हमको ज़्यादा वेजेस चाहिए। उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उनके ऊपर स्कॉन किया जाता है, उनके ऊपर थूका जाता है, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्टर के घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, वहाँ का फर्नीचर तोड़ने लगते हैं, विंडो पेन्स तोड़ने लगते हैं, मतलब पूरा रायट होने लगता है। आई होप यू आर इमेजिनिंग ऑल ऑफ दिस, राइट। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है डर जाता है, अपने पूरे परिवार को लेकर वो भाग जाता है नेबरिंग विलेज में और वहां अपने दोस्तों को बुलाता है, आर्मी को कांटेक्ट करता है और 24 घंटे में वापस आता है और 11 वीवर्स को शूट कर दिया जाता है। वीवर्स को बहुत मारा पीटा जाता है एंड यू नो वीवर्स की सिचुएशन काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर वीवर्स जो है मतलब की बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द सिचुएशन? सिचुएशन ये थी कि देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वीवर को पैसे देता था, मतलब वो वीवर को रॉ मटेरियल देता था, ये लो कपड़ा, ये लो डिजाइन, और तुम जो है ये सामान जब बना लोगे तो मुझको बेच देना। अब वीवर्स ने बड़ी मेहनत की है ना, दिन रात मेहनत की, सामान बनाया, और जब वो कॉन्ट्रैक्टर पे गए तो कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा और दिए 10 रुपए, है ना। तो ऑब्वियसली वीवर्स को गुस्सा आएगा। इमेजिन करो आपको कोई कह रहा है कि आप पेंटिंग करो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और फिर जब आप पेंटिंग लेके आते हो, पूरी मेहनत करके आते हो, आपको 10 रुपए मिलते हैं, खा गई मैं तो आपके 90 रुपीज। तो ऑब्वियसली वीवर्स को गुस्सा आया एंड दैट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस reduced पेमेंट इन वेजेस इट लेड टू द रिवोल्ट ऑफ द सिलेसियन वीवर्स, जो सक्सेसफुल नहीं रहा, मार दिया उनको, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में बस, ठीक है। अब हम आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। गाइस मैंने क्या बोला, ड्यूक मेटरनिच बिल्कुल सही थे। जब आती है फ्रांस को छींक तो लग जाती है यूरोप को ठंड। तो अभी पुअर का रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, तो बाकी सब जगह यूरोप में लोगों ने सोचा कि यार फ्रांस तो रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो गया, हमको भी कुछ करना चाहिए, हमको भी अपना नेशन स्टेट बनाना चाहिए। तो बाकी जगह के जो लिबरल्स थे उनकी आंख खुल गई, वो उनमें उनके अंदर भी एक ना पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स आपको पता है मिडिल क्लास लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, इंडस्ट्रियल क्लास थी, कमर्शियल क्लास थी, अलग अलग एरियाज के, पोलैंड के, ऑस्ट्रिया हंगरी के, जर्मनी के, वो भी रेवोल्यूशन करना चाहते थे। क्यों? क्या डिमांड थी? क्रांति करोगे तो कोई डिमांड तो होगी, ऐसे थोड़ी ना बस मन बैठे बोर हो रहे तो क्रांति कर रहे हो, राइट। डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, एक रिपब्लिक बनाना था, स्टेट चाहिए था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए था, राजपाट मोनार्की नहीं चाहिए था, एबॉलिश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यूनिवर्सल मेल सफरेज हो, फीमेल अभी कहीं नहीं आ रही, वुमेन तो उनके लिए धूल है ना, बट वो चाहते थे एवरीवन अबव द एज ऑफ 21 शुड बी अलाउड टू वोट, प्रॉपर्टी नॉन प्रॉपर्टी सब लोग, ये उनकी डिमांड्स थी, ठीक है। तो ये वाले जो डिमांड्स लेके काफी सारे कंट्रीज, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पर लिबरल्स का वेव शुरू हुआ। आपके बुक में सिर्फ जर्मनी का केस दिया जाता है, राइट, अ केस ऑफ जर्मनी एंड व्हाट हैपेंड, ध्यान से सुनना। तो जर्मनी में जो मिडिल क्लास थे उन्होंने कहा कि भाई हमें भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जर्मनी उस टाइम प्रशियन एम्पायर के अंडर आता था, उनका मोनार्की था, राजा था फ्रेडरिक विलहेल्म फोर, फ्रेडरिक विलहेल्म फोर, ये था उनका राजा। अब जो मिडिल क्लास थी जर्मनी की, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि 18 मई 1848 उन्होंने सबसे पहले तो अपनी खुद की असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली, जैसे फ्रांस में थी ना नेशनल असेंबली, वैसे उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, लोगों को वोट किया गया, और वहां के जो वोटेड लोग थे 31 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जाके अपनी पार्लियामेंट कन्वीन की। पार्लियामेंट तब एग्जिस्ट तो करता नहीं था, तो इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने सेंट पॉल चर्च, जो काफी बड़ा चर्च था जर्मनी का, वहां पर वो गए। चर्च की शक्ल देख लेते हैं, दिस इज द चर्च, सेंट पॉल चर्च। वहां पर जाके बैठे और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को कन्वीन किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे देयर इज अ फोटो, ये फोटो है जर्मेनिया की। कौन है जर्मेनिया? किस जर्म्स की बात हम कर रहे हैं ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर के एंड में दे रखा है। बट याद रखना, सबसे पहले जर्मेनिया का जो फिगर है वो 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल में लहराया गया था, ठीक है। तो लोग आए, लोग बैठे एंड स्टार्टेड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन राजा साहब फ्रेडरिक विलहेल्म फोर के सामने रखा और बोला प्लीज एक्सेप्ट दिस। राजा ने बोला क्या मेरे दिमाग पे लिखा है उल्लू?
जो मैं इसको एक्सेप्ट करूं, मैं राजा, मेरी पावर एब्सोल्यूट, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट लिमिट्स ऑन माय अथॉरिटी, है ना। इट्स लाइक सेइंग मैं पूरा प्रेजेंटेशन बनाऊं, मैं गोवा जा रहा हूं और पापा के पास ले जाओ, पापा दे बड़ा सा थप्पड़ आए गोवा चलने, है ना। तो राजा ने यही किया, बड़ा सा थप्पड़ दिया और बोला कि बुद्धू समझा है क्या जो मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करूंगा। राजा साहब वेंट टू द अदर किंग्स एंड मोनार्क्स ऑफ यूरोप, उनके साथ मिलके और उनके साथ मिलके उन्होंने आर्मी की हेल्प लेके इन सब लोगों को डिफीट कर दिया, ठीक है। एंड दिस एंटायर रिबेलियन रिवोल्ट वाज अ फेलियर। फिर आगे क्या होता है मैं बताऊंगी, बट याद रखना, अच्छा इसमें एक और चीज हुई थी, जो गरीब लोग थे इन्होंने इसको सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोगों में एक तरीके से एक यूनिटी नहीं आ रही थी, तो पुअर पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट। वुमेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि फ्रेडरिक विलहेल्म IV जो है, उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द आर्मी असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। प्रशियन एम्पायर कंटिन्यूड अंडर फ्रेडरिक विलहेल्म IV, ठीक है। अब वुमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत टाइम से कंट्रोवर्शियल रही है। कंट्रोवर्शियल क्या होता है मैं बता ही रही हूँ, औरतों को वोट का राइट देना, किसी भी चीज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है लाइफ लॉन्ग, राइट। तो वुमेन जो है उन्होंने खुद के, जब ये पूरा चल रहा था लिबरलिज्म का वेव, तो काफी सारे लिबरल वुमेन भी निकले थे, उन्होंने बोला हमें भी चाहिए राइट टू वोट, उन्होंने खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, खुद के डिमॉन्स्ट्रेशंस करे। फिर जब वो साथ में गए पार्लियामेंट, तो उनको प्रॉमिस भी किया गया कि यार डोंट वरी, तुमको हम जरूर कुछ फ्रीडम देंगे, कुछ जरूर वोट देंगे। लेकिन जब वो पार्लियामेंट पहुंचे तो इन आदमी ने, these men told the women to sit here in the visitors gallery, और बोला तुम बाहर बैठो, तुम देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं, अगर हमें प्यास लगी तो हमें पानी भी दे देना। लेकिन women were not allowed to vote, women were not allowed to participate in the first Frankfurt Parliament that was convened in St. Paul Church. वुमेन को अलाउ नहीं किया गया पार्टिसिपेट करना, एंड दैट ऑब्वियसली मेड देम मोर एंग्री, और फिर बाद में उनकी अलग कहानी चलती है, बुक में नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इस रेवोल्यूशन, मिडिल क्लास रेवोल्यूशन का फेल हो गया, पर इसका इम्पैक्ट ये रहा कि कंजर्वेटिव रेजिम्स को रियलाइज हो गया कि अभी तो हमने ये दबा दिया, बट एक साल बाद वापस से ये मिडिल क्लास जो है इमर्ज होके हमारे अगेंस्ट लायन की तरह घुर्राने लगेंगे। तो द ओनली वे टू स्टॉप दिस रिबेलियन इज टू गिव सम कंसेशंस। कंसेशंस मतलब जो मांग रहे हैं ना, इनकी थोड़ी डिमांड पूरी कर लो, जिससे शांति से बच्चा जो है बैठा रहे। जैसे आप डिमांड करोगे गोवा की, पापा थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं हम फैमिली ट्रिप करेंगे सकलेशपुर के लिए, तो आप कहोगे यार चलो कहीं तो जाने को मिल रहा है ना, थोड़ा टैंट्रम आपका कम होगा, राइट। तो वैसे ही टैंट्रम कम करने के लिए कुछ चेंजेस जो है मोनार्क्स लाए अपने किंगडम में। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया इन हैब्सबर्ग एम्पायर इन रशिया। सर्वडम होता था ना जहाँ पेजेंट्स को काम करना पड़ता था जबरदस्ती बिना पैसों के, ऑल ऑफ दैट वाज नाउ एबॉलिश्ड। ज्यादा हंगेरियंस ने बहुत ज्यादा उधम मचाना शुरू कर दिया, तो उनको ऑटोनॉमी भी दे दिया, ठीक है, अपने आप को खुद रूल करो, इन 1867, राइट। तो कुछ चेंजेस लाए मोनार्क सो दैट इस टाइप के रिबेलियन और रिवोल्ट ज्यादा ना हो। बट रिवोल्ट और रिबेलियन को कोई रोक नहीं सकता, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we are going to be talking about the making of Germany, Italy and the strange case of Britain. ये भी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि कैसे नेशन स्टेट एस्टैब्लिश हुआ जर्मनी और इटली में, और ब्रिटेन की बात करेंगे क्यों है वो स्ट्रेंज केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा 5 मार्कर आता है, इस साल भी आया, लास्ट ईयर भी आया, लास्ट ईयर भी आया, हर साल आता है, ठीक है। तो ये आपको करना ही है अटेंड, राइट। सो आई विल बी सीइंग यू इन दैट सेशन। वीक क्विज भी होगा। तो गाइज आज के सेशन के लिए द वीक क्विज इज गोइंग टू बी इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, बट आई नो दैट यू आर वेटिंग फॉर द होमवर्क क्वेश्चन। कहाँ गया भाई? चलो मैं आपको देती हूँ 3 होमवर्क क्वेश्चन सोच के। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई जिसके वजह से ग्रीस बिकेम अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। ट्रीटी का नाम आपको मुझे बताना है एंड ईयर जब वो साइन हुई, ठीक है। दूसरी चीज आपको बोलना है कि 1830s में क्या इकोनॉमिक हार्डशिप हुई थी ब्रिटेन में। व्हाट वाज द इकोनॉमिक हार्डशिप इन ब्रिटेन, क्यों काफी ज्यादा बुरी हालत थी ब्रिटेन की। एंड तीसरा आपको बताना है द नेम ऑफ वन
रोमांटिक थिंकर, बुक कहाँ, ना कि आपका पता नहीं आपको, मैम हम ही है रोमांटिक थिंकर, किसका नाम लिखे? सो वन रोमांटिक थिंकर. सो दीज आर योर 3 होमवर्क क्वेश्चंस. बाकी अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीक क्विज करना, स्कोर मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, सो दैट इज इट. आपको अगर पीडीएफ चाहिए, इवेंचुअली आई विल बी पुटिंग द पीडीएफ ऑन दीज 2 टेलीग्राम चैनल्स, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो. वीडियो अच्छी लगी गई थम्स अप कर देना, अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हर बार हम आपके लाते हैं अमेजिंग एकेडमिक सेशंस, मस्ती सेशंस, मोटिवेशन सेशंस वगैरह वगैरह. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको more डिटेल मिल जाएगी इस चैनल पे. एंड दैट्स इट. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.